भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम है जिसका सम्मान उनकी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के पार्टियों तक में था। अटल जी को भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जाना जाता है जिसके लिए कभी पार्टी, सत्ता या विपक्ष का विरोध करना जरूरी नहीं था, बल्कि अटल जी के लिए केवल राष्ट्र का विकास उनकी आंखों में रहा। इन्होंने हर सीमा को लांघा और हर चुनौती का बिना रुके बिना डरे सामना किया, और यही वो गुण थे जिसकी वजह से अटल बिहारी जी को भारतीय राजनीति का आज़ाद शत्रु कहा जाता है। जब अटल जी संसद में अपनी बातें कहते थे तब देश के नागरिक के साथ साथ विपक्ष भी इनकी बातों को पूरे ध्यान से मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। यही कारण था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके भाषण को सुनकर कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन इस देश का नेतृत्व अवश्य करेंगे और इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अटल जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया। इसके अलावा भारत के गांवों का भी ग्राम सड़क योजना के तहत विकास करवाया। अटल जी के कार्यकाल को अगर भारत के विकास का स्वर्णिम युग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया वो हम आगे जानेंगे। लेकिन अटल जी के कुछ सपने 2004 में चुनाव हारने के साथ ही खत्म हो गए, जो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते थे। उन्हीं सपनों में से एक सपना था देश की नदियों को एक साथ जोड़ना, ताकि देश के हर हिस्से और हर नदी में हमेशा पानी रहे और भारत में कभी भी पानी की कमी ना हो। अटल जी भारतीय राजनीति के सबसे तेज चमकने वाले सितारों में से एक थे। इस वीडियो में हम जानेंगे अटल जी के जीवन की कहानी, एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की कहानी और इनकी लाइफ से कुछ जरूरी सबक। शुरुआती शिक्षा और जीवन। मैं हिंदू परंपरा में गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे भारतीय परंपरा पर और भी ज़्यादा गर्व है। अटल जी के इन शब्दों से पता चलता है कि अटल जी किसी जाति, धर्म या मजहब के नेता नहीं थे, बल्कि देश के नेता थे। इनके जीवन का लक्ष्य था भारत को भय से, गरीबी से और अभावों से मुक्त देश बनाना। भारतीय राजनीति के आज़ाद शत्रु और भीष्म पितामह के नाम से जाने जाने वाले अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उस समय भारत आज़ादी के लिए छटपटा रहा था। अटल जी अपने पिता के 7वें नंबर के संतान थे। सबसे छोटे होने के कारण ये सबके लाडले भी थे। इनसे बड़े इनके 3 भाई और 3 बहनें थीं। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा के विद्वान थे। ये ब्रज भाषा में कविता पाठ करते थे, इसीलिए अटल जी को हिंदी, संस्कृत और ब्रज भाषा के साथ साथ कविता लिखने और पढ़ने का अच्छा ज्ञान था। पंडित श्यामलाल वाजपेयी अटल जी के दादाजी अपने समय में संस्कृत के विद्वान माने जाते थे। इनके पिता और दादाजी की वजह से ही इन्हें अच्छा ज्ञान था और इसी कारण से ये एक बहुत अच्छे कवि और वक्ता माने जाते हैं। इनकी मां कृष्णा देवी अटल जी को लगातार बोलने, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। मां की इंस्पिरेशन से ही अटल जी अपने स्कूली जीवन से ही स्पीच और डिबेट जैसी चीज़ों में भाग लेने लगे थे। अपने पहले भाषण के बारे में बताते हुए अटल जी कहते हैं कि उस समय मैं 5वीं में पढ़ता था, मुझे भाषण देना था, तब मैं बिना तैयारी के ही स्टेज पर पहुंच गया, लेकिन स्टेज पर जाकर वहां मैं कुछ बोल नहीं पाया। उस समय मैं छोटी कक्षा में था तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी घटना इनके साथ तब घटी जब इन्हें एक डिबेट में बोलना था। उस समय इन्होंने पहली गलती से सबक लेकर भाषण को अच्छी तरीके से रट लिया
और तैयारी कर ली, लेकिन जब ये मंच पर पहुंचे तब ये सब कुछ भूल गए, जिससे अटल जी को अपमानित होना पड़ा। जब घर जाकर इन्होंने अपनी माँ से ये बात बताई तब इनकी माँ ने कहा, देखो बेटा, किसी विषय पर बोलने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, और जो जितना अध्ययन करता है वो उतना ज़्यादा अच्छा वक्ता बनता है। बस इसके बाद अटल जी ने हर विषय को गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। तो बॉस, यहाँ तक की कहानी से हम सीख सकते हैं कि किसी भी बच्चे में संस्कार की शुरुआत उसके माता पिता ही कर सकते हैं, और घर ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है। माँ द्वारा समझाए जाने के बाद अटल जी ने फिर अपने पूरे जीवन में कभी भी रट कर भाषण नहीं दिया, बल्कि इन्होंने ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दिया। स्कूल के बाद अटल जी ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से पूरी की। आज इस कॉलेज को महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अटल जी ने बीए में प्रवेश लिया था। यहाँ इनके विषय थे हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। अटल जी ने फर्स्ट डिवीज़न से बीए की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई अटल जी ने DAV कानपुर कॉलेज से की थी। यहाँ पर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA के कोर्स में प्रवेश लिया और फर्स्ट डिवीज़न से MA की परीक्षा पास की। अटल जी को जानने वाले लोग कहते हैं कि उस समय अटल को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि एक दिन ये आदमी बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। अटल जी ने MA की परीक्षा में पूरे कॉलेज में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने PhD करने का निश्चय किया। PhD के लिए अटल जी लखनऊ जाना चाहते थे। अपने पिता की आज्ञा के बाद अटल जी लखनऊ जाते हैं। अटल जी के जीवन में लखनऊ एक ऐसा शहर है जिसने अटल जी की प्रतिभा को पहचाना और इन्हें एक नई पहचान दी। ये वही शहर है जहां आकर अटल जी ने एक नए क्षेत्र यानी कि पत्रकारिता में कदम रखा। ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसके बारे में अटल जी ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन डेस्टिनी को कौन ही टाल सकता है। ये डेस्टिनी ही होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। अटल जी लखनऊ आए थे PhD करने, लेकिन लखनऊ आकर अटल जी कभी PhD नहीं कर पाए। इन्होंने ऐसा काम किया कि आज की युवा पीढ़ी इनके जीवन पर PhD करना चाहती है। इससे हम सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है सब कुछ हमारे मुताबिक हो। कभी कभी हमें डेस्टिनी के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। RSS और प्रचारक जीवन। अटल जी के जीवन में संघ का बहुत महत्व रहा है। देश के कई प्रभावशाली नेता संघ यानी RSS के बारे में बताते हैं। व्यक्ति निर्माण ही RSS का पहला कार्य है। अब हमारे पास अधिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम जीवन के हर क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों में कार्य करते हैं। सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन व्यक्ति निर्माण का कार्य नहीं रुकेगा। ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि यही RSS का आंदोलन है। देश में सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों की स्थापना करते हुए RSS ने जिस प्रकार मॉडर्न शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति को जोड़ा, वो एक सराहनीय कार्य है। कॉलेज के दिनों के दौरान अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए थे और RSS के विचारों से प्रभावित होकर वो हमेशा संघ के ही बनकर रहे। ग्वालियर में जब संघ अपने कार्य का विस्तार कर रहा था, उसी समय अटल जी अपने मित्रों के साथ संघ की शाखा में जाने लगे थे। संघ की शाखा में रोजाना जाने का नियम अटल जी ने जीवन भर निभाया। अटल जी ने अविवाहित रहकर अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा और संघ कार्य में लगा दिया। जब अटल जी लखनऊ गए तब संघ के गुरु जी के नेतृत्व में राष्ट्र में चेतना भरने के लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर राष्ट्र धर्म पत्रिका निकालने का फैसला लिया गया। इस पत्रिका के माध्यम से अटल जी PhD की पढ़ाई छोड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखते हैं। ये अटल जी की लेखनी का ही कमाल था कि पहली ही बार में 3000 पत्रिकाओं की खपत हो गई और दूसरी बार में 8000 पत्रिकाएं भी कम पड़ गई।
इस तरह की सफलता देखकर इसके निर्देशक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नए पत्र पांचजन्य का प्रकाशन करने का निर्णय लिया। इस पत्रिका की सारी जिम्मेदारी अटल जी के कंधों पर डाल दी। आगे चलकर इन दोनों पत्रिकाओं ने संघ और संघ के राष्ट्रीय विचारों को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। इस विभाजन ने लाखों बलिदानी क्रांतिकारियों के सपनों को जलाकर राख कर दिया। इस पीड़ा को बताते हुए अटल जी ने एक कविता लिखी थी जिसका नाम है आज़ादी अभी अधूरी है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। ये कविता हमें उन सभी वीरों के अपमान का ध्यान करवाती है जो अखंड भारत का सपना अपनी आंखों में लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। विभाजन की इस पीड़ा से दुखी होकर गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और उसी समय गोडसे ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तब उस समय की कांग्रेस सरकार ने गोडसे को आरएसएस का सदस्य मानकर आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल मानकर संघ और संघ की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। संघ के अधिकारियों को जेल में डाल दिया गया। इसी वजह से अटल जी ने अपना संपादकीय कार्य छोड़कर नए अखबार दैनिक मिलाप से जुड़ गए और कुछ दिनों तक यही कार्य किया। अटल जी ने पत्रकारिता की दुनिया में कई सारे काम किए हैं, जिसमें संपादकीय लेखन, कंपोजिटर, बाइंडर और मैनेजर जैसे पद शामिल हैं। ऐसा बताया जाता है कि अटल जी लिखने का काम इतना तल्लीन होकर करते थे कि वो कभी कभी भोजन करना भी भूल जाते थे। आरएसएस में आने के बाद अटल जी कहते थे कि ये मेरी आत्मा है और ये संघ की ही कार्यशैली है कि वो काम करने वाले कार्यकर्ता की रुचि को पहचान कर उससे वो काम करवा लेता है जो उस इंसान को खुद नहीं दिखाई देता लेकिन उसके अंदर छिपा होता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर एक पत्रकार छिपा बैठा है, लेकिन संघ ने इसे पहचान कर इसे बाहर लाने में मेरी मदद की। यही कारण था कि अटल जी ने आरएसएस को कभी नहीं छोड़ा। संघ के दिनों को याद करते हुए अटल जी कहते हैं कि नारायण राव नागपुर से ग्वालियर प्रचारक के रूप में आए थे। वो काफ़ी कुशल संगठनकर्ता और सरल व्यक्तित्व के थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी ही देन है। इसके बाद मैं दीनदयाल उपाध्याय और भाऊराव देवरस के संपर्क में आया। दोनों की पर्सनालिटी ने मुझे प्रभावित किया और संघ को समझने में मेरी मदद की। 1947 तक अटल जी शाखा स्तर पर काम करते रहे। उस समय अटल जी ने हिंदू तन मन हिंदू जीवन नाम की एक कविता लिखी थी जो कुछ इस प्रकार है। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में
फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अगर आप ये पूरी कविता सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसी के साथ जानेंगे इनके आगे के जीवन के बारे में इसकी अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मुझे फ़ोन में एडिट करनी है और इससे बड़ी वीडियो इंपोर्ट करने में और पोस्ट करने में दिक्कत होगी। तो बॉस, अटल जी के आगे का जीवन जानेंगे इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।